नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस केंचिया में एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे समाज सुधारक, जिसके अंतर्गत हमने दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम ज्योतिराव फूले, जो एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता श्री गोविंदराव जी थे। पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले था। ये माली जाति के अंतर्गत आते थे। ये समाज सुधार का कार्य कर रहे थे, दलितों के उत्थान का कार्य कर रहे थे। तो उच्च वर्ग ने इनका विरोध किया। विरोध करने पर ये गांव छोड़ करके चले जाते हैं और इनके भाई उस्मान और बहन फातिमा शेख इनको अपने पास रखते हैं। इस प्रकार 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। इनकी सर्वाधिक जो प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी थी। सार्वजनिक सत्यम धर्म नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जो प्रथम शिक्षिका और महान समाज सेविका थी। कहा जाता है कि सावित्रीबाई जब पढ़ाने स्कूल जाती थी तब उन पर पत्थर और गोबर आदि फेंका जाता था, लेकिन वह अपने लक्ष्य से अडिग रही। उन्होंने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। गोविंदराव की दूसरी पत्नी की पुत्री फातिमा शेख पहली मुस्लिम महिला शिक्षक बनी, जिन्होंने मुस्लिम जो समुदाय है उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो हम पढ़ेंगे ज्योतिराव फूले। साथ साथ आप नोट्स बनाते चलना। ज्योतिराव फूले जन्म देखो, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को कहाँ पर हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई था। सावित्रीबाई फूले। इनको फूले क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये माली समाज से थे और फूल बेचने का काम करते थे, इसलिए इनको फूले कहा जाने लगा। जाति, किस जाति से आते थे ये? माली समाज से। माली समाज से इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की। जो प्रतियोगी परीक्षा में इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। और इनकी जो पुस्तकें हैं देखो, एक तो है गुलामगिरी। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। दूसरी है सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक सत्य धर्म। दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? सार्वजनिक सत्य धर्म। इनकी पत्नी जो सावित्रीबाई थी, उनका समाज सेवा के अंदर क्या योगदान था? देखो,
सावित्रीबाई फुले। यह एक महान सेविका थी, महान समाज सेविका और प्रथम महिला शिक्षक के रूप में जानी जाती है। प्रथम महिला शिक्षक के रूप में जानी जाती है। और इनके पिता का नाम गोविंदराव था, जो जिनके दो पत्नियां बताई जा रही है। एक जो दूसरी पत्नी थी उसके एक लड़के का नाम उस्मान था और लड़की का नाम फातिमा शेख था। तो फातिमा शेख ने भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फातिमा शेख के बारे में देखो। फातिमा शेख ने मुस्लिम क्षेत्र में यानी मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। पहली मुस्लिम महिला शिक्षक, पहली मुस्लिम महिला शिक्षक के रूप में जानी जाती है। फातिमा शेख पहली मुस्लिम महिला शिक्षक के रूप में जानी जाती है। ज्योतिराव फुले महान समाज सुधारक, महान समाज सुधारक, महान समाज सुधारक, दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। तो इस प्रकार इनका समाज की अन्य जो कुरीतियां थी समाज के अंदर, उनके अंदर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो एक बार फिर से देखो, ज्योतिराव फुले जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। जाति ये माली समाज। और 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। फिर है इनकी पुस्तकें, एक है गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। इन पुस्तकों के बारे में भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सावित्रीबाई फुले के बारे में देखो, ये महान समाज सेविका थी। इनकी पत्नी प्रथम महिला शिक्षक के रूप में इनको याद किया जाता है। और फातिमा शेख जो पहली मुस्लिम महिला शिक्षक के रूप में जानी जाती थी, महान समाज सुधारक थे। दलितों के लिए इन्होंने उत्थान का कार्य किया, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। रामासामी पेरियार। रामासामी पेरियार भी एक महान समाज सुधारक थे, जो जीवन भर नास्तिक रहे। उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा विवाह व दलितों का शोषण करने वालों का उन्होंने विरोध किया। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ। इनका पूरा नाम एरोड वेंकट नायकर रामास्वामी पेरियार था। और ये एक समाज सुधारक के साथ साथ राजनेता भी थे। इन्होंने एक पार्टी का गठन किया, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। फिर उन्होंने 1919 में कांग्रेस की सदस्यता ले ली और इन्होंने एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया, उसका नाम था वाईकोम आंदोलन। वाईकोम आंदोलन मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर चलने की मनाही को हटाने के लिए किया गया था। यानी जब मंदिर की ओर उस समय जाते थे तब निम्न वर्ग के लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, मंदिर के रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाता था। तब उसका रामासामी पेरियार ने विरोध किया और इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था वाईकोम आंदोलन।
तो देखते हैं, साथ साथ नोट्स बढ़ाते चलना। रामासामी पेरियार। इनका पूरा नाम इरोड वेंकट नायकर रामासामी, नायकर रामासामी पेरियार था। यहां जो पेरियार शब्द है यह तमिल शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्मानित। जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्मानित। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ। कहां पर हुआ? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने एक पार्टी का गठन किया, क्योंकि ये समाज सुधारक व राजनेता थे। राजनेता होने के कारण इन्होंने एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। तो कौन सी पार्टी इनके द्वारा गठित की गई? जस्टिस पार्टी इनके द्वारा गठित की गई। फिर ये 1919 में जस्टिस पार्टी इनके द्वारा गठित की गई। फिर 1919 में ये कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं। कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं। कब? 1919 में। इन्होंने एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया जिसका नाम था वाईकोम आंदोलन। वाईकोम आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? रामास्वामी पेरियार के द्वारा चलाया गया। किस के विरोध में चलाया गया? यानी मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर चलने की मनाही थी। मंदिरों की ओर जो सड़क जाती थी उधर चलने की कुछ वर्गों को मनाही थी, उसका इन्होंने विरोध किया। और किस आंदोलन के द्वारा? वाईकोम आंदोलन के द्वारा। इन्होंने पेरियार साहब जीवन भर नास्तिक रहे। क्योंकि एक बार ये इनको भूख लग गई और एक जगह खाना चल रहा था, भोजन खिलाया जा रहा था, लंगर चल रहा था, तो वहां ये चले गए। जब ये वहां पहुंचे तो इनको वहां खाना नहीं खिलाया गया, क्योंकि इनको कहा गया कि यहां पर तो केवल और केवल ब्राह्मणों को ही, केवल और केवल ब्राह्मणों को ही खाना खिलाया जाता है। तब इनको बड़ा दुख हुआ, इनके मन में ठेस पहुंची। तो उन्होंने जो इस प्रकार की प्रथाएं चल रही थी उनका इन्होंने विरोध किया। तो नास्तिक रहे। इन्होंने देवदासी प्रथा, विधवा विवाह है, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया और दलितों का शोषण करने वालों का इन्होंने विरोध किया। दलितों का जो शोषण करते थे उनका इन्होंने विरोध किया। तो ये थे रामास्वामी या रामासामी पेरियार। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी।
फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल जो शब्द है, ये थियोसॉफिकल जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। थियोस यानी गॉड ईश्वर और सोफिया यानी विजडम या हम कह सकते हैं ज्ञान। दो शब्दों से मिलकर बना है थियोस और सोफिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वरीय ज्ञान। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका न्यूयॉर्क में की गई और इसकी जो स्थापना करने वाले हैं वो भी यूरोपीय थे। तो यूरोपीय लोगों ने इस प्रकार की हिंदू धर्म से संबंधित संस्था का उन्होंने स्थापना क्यों की? उन्होंने इसलिए स्थापना की कि इन लोगों ने, इन विद्वानों ने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म माना था, इसलिए इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये भारत में जो इसकी शाखा है वो 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक जगह है, वहां पर इसकी स्थापना की गई और इनका जो उद्देश्य था वो था धर्म को समाज सेवा का आधार बनाना और धार्मिक बंधुत्व की खोज करना। इसी प्रकार 1893 में आयरलैंड की एक महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट, वो भारत आई कब? 1893 में, और 1907 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती है। उसने 1898 ईस्वी में बनारस में हिंदू संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की। तो हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है ये, थियोस यानी गॉड और सोफिया यानी विजडम। विजडम इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ईश्वरीय ज्ञान। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वरीय ज्ञान। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां है? अमेरिका के अंदर इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? तो मैडम एच.पी. ब्लोवात्स्की और अल्कोट के द्वारा इसकी स्थापना करने वाले थे मैडम ब्लोवात्स्की, जो रूसी महिला थी, और एक अन्य अमेरिकी व्यक्ति था जिसका नाम था अल्कोट। अल्कोट जो अमेरिका का था, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब ये तो स्थापना हुई कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। फिर भारत में जो इसकी शाखा है वो कब स्थापित की गई? भारत में शाखा 1882 ईस्वी में मद्रास के पास आड्यार नामक स्थान पर, मद्रास के पास आड्यार
स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा की स्थापना की गई। और अल्कोट ने हिंदू धर्म के बारे में लिखा है कि हिंदू धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है और इसमें संपूर्ण सत्य निहित है। अल्कोट हिंदू धर्म के बारे में देखो क्या कहता है। हिंदू धर्म विश्व के सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, इसमें संपूर्ण सत्य निहित है, इसमें संपूर्ण सत्य निहित है। ये बात कौन कहता है? अल्कोट कहता है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक है। फिर है इसके उद्देश्य धर्म को समाज सेवा का आधार बनाना, समाज सेवा का आधार बनाना। और दूसरा है धर्म में या समाज में बंधुत्व की भावना पैदा करना, ये इसका उद्देश्य था। फिर इसके बाद में 1893 में आयरलैंड की एक महिला, जिसका नाम आपने खूब सुना है, आयरलैंड की महिला श्रीमती एनी बिसेंट, जो श्रीमती एनी बिसेंट 1893 में भारत आती है। 1893 में भारत आती है और 1907 में इसकी सदस्य बन जाती है। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1907 में सदस्य बन जाती है। और श्रीमती एनी बिसेंट 1898 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। ये भी लिख लो, एनी बिसेंट 1898 ईस्वी में बनारस में हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना करती है। हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1898 में। किसके द्वारा? श्रीमती एनी बिसेंट के द्वारा। तो इस प्रकार श्रीमती एनी बिसेंट और अन्य जो अल्कोट और ब्लोवात्स्की जैसे पाश्चात्य विद्वान थे, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अब है हेनरी विलियम डेरोजिया। हेनरी विलियम डेरोजिया, ये भी एक समाज सुधारक थे। ये एंग्लो इंडियन थे। क्या थे? एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन थे, यानी इनके पिता पुर्तगाली थे और माता भारतीय। पिता इनके पुर्तगाली थे और माता इनकी भारतीय थी। इन्होंने बंगाल में यंग आंदोलन की स्थापना की, यानी यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन की इन्होंने स्थापना की। किसने? हेनरी विलियम डेरोजिया।
और भारत का ये प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे। भारत के प्रथम राष्ट्रवादी ये कवि थे। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? तो हेनरी विलियम डेरोजिया भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे। और सुरेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। हेनरी विलियम को सुरेंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। तो इस प्रकार ये थे हेनरी विलियम डेरोजियो। एक बार फिर से देखो, हेनरी विलियम डेरोजियो जो एंग्लो इंडियन थे, पिता पुर्तगाली थे, माता भारतीय थे, और यंग बंगाल आंदोलन की इन्होंने बंगाल में स्थापना की। भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। सुरेंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा है कि डेरोजियो बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत माने जाते हैं। अब है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन भी महत्वपूर्ण आंदोलन था जो गुलाम अहमद कादियानी के द्वारा शुरू किया गया। इसका जो केंद्र था वो पंजाब के गुरदासपुर जिले में कांदिया नगर था। गुलाम अहमद कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया। और इसका केंद्र कहां था? पंजाब के गुरदासपुर जिले में, गुरदासपुर जिले के कांदिया नगर में। कहां पर? कांदिया नगर में, कांदिया नगर में। यह था अहमदिया आंदोलन। गुलाम अहमद कादियानी ने इस आंदोलन को चलाया और इसका जो केंद्र था वो था पंजाब के गुरदासपुर जिले का कांदिया नगर। फिर है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, इसके बारे में किया है सर सैयद अहमद खान। ये बार बार पूछा जाता है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान। किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान। फिर एक पारसी संस्था है रहनुमाए मर्यादासन सभा। रहनुमाए मर्यादासन सभा पारसी धर्म में व्यापक जो रूढ़ियां थी उनका इसमें क्या किया गया है? विरोध किया गया है। और इसको जो चलाने वाले हैं वो है दादा भाई नौरोजी, फरदौन जी, इन लोगों ने इसको चलाया। यानी रहनुमाए मर्यादासन सभा का संचालन किसने किया? फरदौन जी और दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा इस सभा का संचालन किया गया।
कुछ अन्य समाज सुधारक डी.के. कर्वे, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डी.के. कर्वे जिन्होंने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम खोला। 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की, यानी स्त्री शिक्षा में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। विधवा आश्रम की स्थापना की कहां पर? पूना में 1899। और 1906 में इन्होंने बंबई में 1906 में बंबई में भारतीय महिला कॉलेज की स्थापना की। भारतीय महिला कॉलेज की स्थापना की। तो इस प्रकार स्त्री शिक्षा में पूछे तो डी.के. कर्वे का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है केशव चंद्र सेन, जिन्होंने 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बनाया। केशव चंद्र सेन, इनके प्रयासों से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट लागू हुआ। 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट बना। कौन सा एक्ट बना? सिविल मैरिज एक्ट बना। इस एक्ट में जो बालिका है वो 14 वर्ष की होनी चाहिए। बालिका की आयु यानी विवाह की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष। और बालक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार सिविल मैरिज एक्ट जो पास किया गया वो केशव चंद्र सेन के प्रयासों के द्वारा किया गया। इसके बाद में हरविलास शारदा, ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। देखो हरविलास शारदा, इन्होंने शारदा एक्ट लागू की। 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट लागू किया। शारदा एक्ट लागू किया। ये एक्ट भी बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है। बाल विवाह को इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया। फिर एक पारसी समाज सुधारक थे बी.एम. मालाबारी। बी.एम. मालाबारी ये पारसी समाज सुधारक थे। पारसी समाज सुधारक, पारसी समाज में जो कुरीतियां थी उनको सुधारने का इन्होंने प्रयास किया। और 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम इन्होंने लागू करवाया। 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम इनके प्रयासों से लागू हुआ, ये अधिनियम बना। तो फिर से देखो डी.के. कर्वे 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम इन्होंने स्थापित करवाया। 1906 में बंबई में भारतीय महिला कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। 1906 में बंबई में भारतीय महिला कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। केशव चंद्र सेन जिन्होंने 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बनवाया, जिसमें बालिका की विवाह की आयु 14 वर्ष, बालक की 18 वर्ष रखी गई। फिर है हरविलास शारदा 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर पारसी समाज सुधारक बी.एम. मालाबारी जिन्होंने 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम लागू करवाया। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।